चलो तो देखो बेसिक सीखने के बाद पीरियोडिक टेबल के अब हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे आगे, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बेसिकली बैकबोन है। इससे कई चीज़ें आप सीख के चलोगे जिनको आप आगे आने वाले चैप्टर के अंदर भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे आप जानते हो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से। कोवेलेंट कैसे बनता है? दो के शेयरिंग से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? एक दोनों में से एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, किसके लिए? शेयरिंग के लिए। वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर काउंट होता है। ये एक पार्टनरशिप की तरह है, दो दोस्तों के बीच में, एक के पास पैसे थे, एक के पास पैसे नहीं थे। एक ने पैसे डाल दिए बिजनेस के लिए, बिजनेस शुरू हो गया, तो जो पैसा है बताओ वो एक के अकाउंट में काउंट होगा, दोनों के अकाउंट में काउंट होगा। तो जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हो तो एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा प्रोवाइड करवाता है। जो एटम प्रोवाइड करवाता है उसको हम बोलते हैं डोनर, और जो नहीं करवाता उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये बस बनते टाइम ही डिफरेंट होता है, बनने के बाद आप एक कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी कि एक आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड, ये नेचर में होता है नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। मतलब आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है और वो रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब जैसे ये मेरे हाथ दोनों उंगलियों में फंस गया तो अब ये रिजिड है, ये नॉन रिजिड है। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? कैटायन एनायन जितना क्लोज आ सकते हैं उतना क्लोज आएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में कितना भी क्लोज आ सकते हैं लेकिन एक डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं, मेरी दोनों फिंगर यहाँ से आगे नहीं आ सकती तो ये डिस्टेंस फिक्स हो चुकी है, इसको बोलते हैं रिजिड। इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिजिड। तो आयनिक बॉन्ड नेचर में कैसा होता है? नॉन रिजिड, और वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो ये A+ है, एक B- यहाँ है, एक B- यहाँ है, एक B- यहाँ है। बताओ इनमें से किसके ऊपर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा? सबके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सारी डायरेक्शन में क्या करेगा? सेम काम करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नेचर में कैसा होता है? रिजिड, और साथ में क्या होता है? डायरेक्शनल। इसीलिए आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री, हैव सम ज्योमेट्री। रेगुलर कुछ भी हो सकती है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। अगर कोई आपसे बोले NaCl की ज्योमेट्री बताओ तो आप उसको एक थप्पड़ मार के भगा सकते हो और भाग जाए से। NaCl की कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। लेकिन आपसे बोले CH4 की ज्योमेट्री बताओ तो बताओ CH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो चारों बॉन्ड होंगे वो एक फिक्स डायरेक्शन में बनेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट फ्रॉम ईच अदर, और ये बॉन्ड की एक सर्टेन बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन इससे ज्यादा पास, तो ये बॉन्ड रिजिड भी है और साथ में कैसा है? डायरेक्शनल। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड कभी भी आइसोमेरिज्म शो, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो भी करते हैं सारे देख सकते हैं हम लोग। तो ये आपके बेसिक बॉन्ड्स के अंदर ध्यान रखने की चीज़ है। दूसरा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AB+- डोनर ने दिया तो प्लस, एक्सेप्टर ने लिया तो माइनस। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, बस आपको चार्जेस +- लिखने होते हैं। बोलो, कर सकते हैं। इसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, ठीक है। बड़ी आसान होती है। आपको कोशिश ये करनी होती है कि हर एटम का ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट। जैसे मान लो आपको CO2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट और कार्बन का ऑक्टेट भी क्या हो गया? कंप्लीट। तो ये बन गई CO2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही मान लो पास SO2 है, SO2 या SO3 है, तो SO3 में सल्फर देखो, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी के सभी ऑक्सीजन अगर इसके साथ अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो सभी का ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। सभी खुश, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट। लेकिन इस डायरेक्शन इसमें एक लोचा है, ये लुईस के हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो आपने देख लिया, सल्फर का गिनो 4,
4 8 और 4 12। तो ये इसकी इनकरेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसकी करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगी? S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। सही है? नहीं, ये अब भी गलत है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन तो देगा ही नहीं ना शेयरिंग के लिए, कौन देगा? सल्फर। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये इसका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होगा। आप कोशिश ये करोगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप मैक्सिमम टाइम्स क्या करोगे? कोशिश कि उसका लुईस डॉट, उसका ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो। तो यहाँ बना इसको भी सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट नहीं हो रहा है। चलिए, कोई डाउट किसी को? आगे चलूँ, है ना? बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको शायद पता हो, नहीं पता हो, गलती कर दो, वो सारी चीज़ें। अब जैसे आपने बोल दिया NO2, तो NO2 में मैं ऑक्टेट चाह के भी कंप्लीट नहीं कर सकता। NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, जोड़ लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आएगा ऑड। तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। वेरी गुड, अभी सिखाए थे प्रेडिक्टेबल मैंने आपको। तो देखो ये सब यहाँ बहुत काम में आने वाला है। तो 5 में से 2 यहाँ शेयर कर लिए, है ना? क्रॉस लगा लेते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 में से 2 काम में आ गए। देखो ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। अब नाइट्रोजन ने अगर यहाँ 2 और शेयर कर दिए तो फिर से देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो हो ही नहीं सकते। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रहेंगे। तो जो मैक्सिमम थे उनके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। अब मैं नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा लिमिटेशन है। बोलो कोई डाउट? समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद देखें एक और छोटी चीज़ जो आपको यहाँ पर सीखनी है। बाय चांस कभी आपसे पूछ ले तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम, rather valence electrons लिखो, in an isolated atom and in its Lewis dot structure। तो फॉर्मल चार्ज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है V माइनस 2 इंटू LP माइनस BP। ठीक है? LP का मतलब क्या होता है? लोन पेयर, और BP का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पेयर। तो उस मॉलिक्यूल की करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसके पास उस टाइम पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिफरेंस। जैसे मैं आपसे बोलूं ओजोन O3, O3 में क्या होता है? O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है? इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मुझे इन तीनों ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। बताओ इस पे फॉर्मल चार्ज निकालें। इसको O1 नाम देते हैं, इसको O2 और इसको O1 पे निकालते हैं FC ऑन O1। तो बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस। अब आप ये देख रहे हो, ये तो 6 तो फ्री में होते हैं। अब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो देखो 2 तो है लोन पेयर की फॉर्म में। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। फ्री फॉर्म में 6 थे, अब कितने हैं? 2 2 4 2 6 और, ठीक है? तो ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि 2 में से क्या है? आधा पार्ट इसका, आधा पार्ट इसका शेयर्ड है ना ये तो। सो 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो इस बात को? तो या तो ऐसे कर लो या फॉर्मूले से कर लो। 2 इंटू, बताओ लोन पेयर कितने हैं? 2, माइनस बॉन्ड पेयर भी कितने हैं? 2। इस पे फॉर्मल चार्ज हो गया 0। समझ पा रहे हो? इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है O2 पे। तो कैसे निकालेंगे? 6 माइनस लोन पेयर कितना है? 1 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। बताओ कितना आ गया? +1। 3 बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड पेयर। सही है? बताओ फॉर्मल चार्ज निकालना है O3 पे। कैसे निकालेंगे? 6 माइनस 2 इंटू 3 माइनस बॉन्ड पेयर 1 माइनस। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इस ऑक्सीजन में फ्री फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अभी कितने? 2 ये रहे, 1 2 3, सॉरी 2 ये रहे ना, और ये 2 हो गए 4, और ये दोनों तो इसी के हैं।
यस सर। ये दोनों इसी के तो हैं, तो बताओ कितने हो गए 6। तो कितने हो गया पास 6 माइनस 2 प्लस 4, 6 माइनस कितना हो गया 0। कुछ गलती कर दी क्या मैंने, लिखना एक बार, अच्छा सॉरी नहीं, हाँ नहीं ठीक है, सॉरी मैंने गलती कर दी, शेयरिंग में गया ना ये तो शेयरिंग में तो आधा ही करना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 1 5, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। इस पे गिनो, फ्री फ्रॉम में 6 होते हैं, अभी 6 तो है ही, एक एक्स्ट्रा इससे और आ गया 7, 6 माइनस 7 कितना हो गया -1। तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ये देखो फ्री फॉर्म में कितने थे, अभी कितने हैं, हिसाब लगा लो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होता है, इसका फॉर्मल चार्ज होता है, कर सकते हैं। तो एक आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का आइडिया होना चाहिए। एक और चीज़ बता दूं, क्रॉस चेक करने का तरीका, आप जब फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो तो सारे एटम्स के फॉर्मल चार्ज का सम उस मॉलिक्यूल के नेट चार्ज के बराबर आना चाहिए। अगर न्यूट्रल है तो 0 और कोई चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर आएगा। कर लोगे, है ना। चलिए इसके बाद ये लुईस स्ट्रक्चर देख ली। लुईस ऑक्टेट रूल तो आप सभी को आता होगा। क्या होता है लुईस ऑक्टेट रूल, कि हर एलिमेंट अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है अपने वैलेंस शेल में, और अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहता है, कंप्लीट। खैर चलिए उन सबको नहीं सीखते हैं, वो अपन जब थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तब देखते हैं। काम की चीज सीखते हैं, लुईस एसिड्स एंड बेसिस, नाम सुना है? लुईस एसिड्स एंड लुईस बेस। बताओ लुईस एसिड्स क्या होते हैं? सिंगल वर्ड्स में डिफाइन करें तो लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बड़ा ही आसान है, अगर किसी चीज को लुईस एसिड की तरह काम करना है तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं? उसी तरह अगर किसी स्पीसी को लुईस बेस की तरह काम करना है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, शुड बी अवेलेबल, एंड इट्स ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। तो ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और एक उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। तभी वो किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर, सॉरी लुईस बेस की तरह काम कर। ठीक है, जैसे आपके पास है BCl2, तो देखो BCl2 में BCl, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 4। तो किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह। अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। ऐसे आपके पास होता है AlCl3, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ये भी किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह। ठीक है, आपके पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ये भी किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड। क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इसके पास एक ऑर्बिटल खाली होगा जिसमें वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे हाइब्रिडेशन सिखाऊंगा, वहां से आपको और क्लैरिटी आने लग जाएगी इन चीजों के अंदर। तो इन सबको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। तो ये सब किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह। इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, दैट इज ऑफ AlF3। बताओ AlF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि AlF3 एक आयोनिक कंपाउंड है। क्या है, आयोनिक कंपाउंड। जबकि AlCl3 कैसा होता है, कोवेलेंट। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो ये किसकी फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, Al3+ एंड F-। तो Al3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एल्यूमिनियम का होता है 3s2 3p1। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा 2s2 2p6, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये भी बन जाएगा 2s2 2p6। देखो दोनों का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात, क्या ये लुईस एसिड है? तो हाँ, ये लुईस एसिड है, एक्ट एज लुईस एसिड। क्यों? एज Al3+ हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स।
तो ये क्या कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो जरूरी नहीं है लुईस एसिड की तरह काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हो। जिस किसी के पास खाली ऑर्बिटल है, देखो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3s2, आता है ना इसे लिखना, 3p1 था, दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो सारे ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। इनमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड। तो आपके लिए लुईस एसिड की तरह कंडीशन है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जिसके पास हो गया वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं SO2 में सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है, बताओ ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है क्या? देखें, ऑल स्पीसीज in which central atom has vacant d orbitals can act as लुईस एसिड। तो जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उन सब में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जैसे आप देखो सल्फर, बताओ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3s2 3p4। तो आप थर्ड शेल में आ गए ना। अगर आप थर्ड शेल में आ गए तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा, खाली पड़ा होगा। हर सेकेंड पीरियड के बाद आप किसी पीरियड में चले जाओ, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। यानी अगर आपके पास थर्ड पीरियड या उससे नीचे का कोई भी कंपाउंड है तो वो सब किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि उनके पास क्या अवेलेबल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। तो SO2 लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। ऑल्दो उसके पास लोन पेयर है तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहा मेरी बात को? बताओ PCl5, ये थर्ड पीरियड का है ना, कर सकता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। मान लो मैंने आपसे बोला कोई भी ले लो, SF4 ले लो, तो SF4 में सल्फर के पास लोन पेयर है लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। जस्ट किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह। उसके अलावा ऑल कैटायंस इंक्लूडिंग H+, Na+, Mg2+, Zn2+, क्योंकि जो कैटायन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया उसके ऊपर, तो वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास कुछ स्पीसीज हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस। लुईस बेस ने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा वो किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह। तो जनरली जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं जैसे H-, जैसे F-, Cl-, OH-, ठीक है, न्यूट्रल में देखो तो वाटर H2O, अमोनिया, ये सब किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। एक चीज लेकिन मैंने कंडीशन बताई कि ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। जैसे मैं आपसे बोलूं CCl2- में एक लोन पेयर होगा लेकिन ये लुईस बेस की तरह काम क्यों, क्योंकि देखो 2 4 और 2 6, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये लुईस बेस की तरह काम नहीं कर सकता। तो लुईस बेस की तरह काम करना है तो सबसे पहली कंडीशन है ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको बताया कुछ स्पीसीज लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह काम कर सकती हैं, तो आपको दिखाई भी थी मैंने, आप चाहो तो और एग्जाम्पल देख सकते हो। बताओ CO2 लुईस एसिड होगी या लुईस बेस, या कुछ भी नहीं? तो CO2 में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, तो लोन पे डोनेट कर ही नहीं सकता, ना लुईस एसिड होगा ना लुईस बेस होगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा, जनरली सेंटर एटम करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम। CO में कार्बन करता है, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ BrF3, तो BrF3 में ब्रोमीन हेलोजन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में काम में आ गए, बचे 4। बताओ क्या लुईस बेस की तरह काम कर सकता है? नहीं। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? नहीं क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, कर सकता है। क्या लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 4th पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे।
ये लुईस बेस की तरह और लुईस एसिड दोनों की तरह काम कर सकता है। समझ पा रहा है मेरी बात को? भाई ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4s2 4p5। तो इसके पास 4d खाली पड़ा है, 4d के बाद क्या तो 4f भी खाली पड़ा है, तो बहुत जगह। तो ये क्या कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? कई बार आपको लुईस एसिड लुईस बेस का ऑर्डर कंपेयर करना पड़ता है, लुईस एसिड कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर। अब आप खुद समझो, लुईस एसिड कैरेक्टर किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो किस पर डिपेंड करेगी कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो बहुत आसान होता है, लुईस एसिड कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं BCl2, BCl3 एंड SiCl4, बताओ यहाँ पर बेरिलियम पे चार्ज कितना आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ कितना आएगा +3, यहाँ कितना आएगा +4। क्या ये सभी लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं? तो देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन इसके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। तो बताओ सबसे अच्छा कौन होगा इनमें से? कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग बोलते हैं जिसके पास ज्यादा खाली ऑर्बिटल होंगे वो होगा। नहीं नहीं, नंबर ऑफ खाली ऑर्बिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी से फर्क पड़ता है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका लुईस एसिड कैरेक्टर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, तो अगर इसी में मैं CCl4 को डाल दूं तो चलो मान लो ये है BCl2, BCl3 और CCl4 का लुईस एसिड कैरेक्टर, बताओ क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है तो सही, ऑक्टेट कंप्लीट। मैं लुईस एसिड कैरेक्टर पूछ रहा हूँ, बेस नहीं पूछ रहा। इस पे चार्ज कितना, +2 +3 +4। बताओ सबसे अच्छा कौन होगा, CCl4, फिर BCl3 और फिर BCl2। ये गलत है, आगे बोलो। किससे? BCl3 सबसे ज्यादा, फिर BCl2 और फिर क्यों? अंतरात्मा की आवाज या रीजन है कोई? वही अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं उसी को। हाँ, और किसी के अंतरात्मा से आवाज आ रही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब लॉजिक ढूंढ दो किसके पास। हाँ, वेरी गुड। ये लुईस एसिड है ही नहीं, as it does not have any vacant orbital। तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो कहाँ से लुईस एसिड की तरह काम करेगा? तो काय का ऑर्डर, काय का कंपैरिजन, ये लुईस एसिड नहीं है, सबसे पीछे होगा। इन दोनों में इस पे +3 चार्ज, इस पे +2 चार्ज, ये ज्यादा होगा। अगर चार्ज सेम हो तो फिर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो एक और लिख देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ऐसे देख लो, यहीं से दिख जाएगा, पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास है SiF4, SiCl4, SiBr4। बताओ सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन होगा? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे कम, इस पे कम, इस पे और भी कम। सही है। लेकिन वहीं वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, बोरोन हैलाइड्स, बोरोन हैलाइड्स BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, इनका लुईस एसिड कैरेक्टर। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे तो ये आ जाएगा, यह है एक्सपेक्टेड।
इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, ये लिख लिया आप लोगों ने? ये नहीं लिखा? चलो इतना सा जगह दे दो मुझे। तो इनका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे बर्बाद होता है इनमें BF3, फिर होता है BCl3, फिर होता है BBr3 और फिर होता है BI3। इसका रीजन होता है बैक बॉन्डिंग। क्या होती है? बैक बॉन्डिंग। तो मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूं, अभी आप इसे याद रख लो, मैं आपको बैक बॉन्डिंग नहीं बता रहा हूं, बताऊंगा आगे, तब वापस करवाऊंगा इस चीज को। अभी एक बार आपकी नजर के सामने से गुजर गया ना, जब दोबारा आएगा तो रिपीट होगा तो वो आपको याद होगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको बता के छोड़ रहा हूं, जब हम आगे बैक बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्डर क्यों आता है। सही है, चलिए कॉपी करें, फिर सीखते हैं ओवरलैपिंग, जिसके थ्रू क्या बनते हैं, आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ओवरलैपिंग के साथ, क्योंकि ओवरलैपिंग से ही आप बॉन्ड बनाना सीखोगे। और अब जो भी पढ़ रहे हैं अभी सब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक्चुअली ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम जो भी पढ़ रहे हैं, ओवरलैपिंग उसी का पार्ट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मतलब बॉन्ड बनता है तो उसके लिए क्या होता है, एटम्स को एक दूसरे को अप्रोच करना। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एडवांस में तो यूज किया जा चुका है, मेंस में कभी यूज नहीं किया। ये ग्राफ बनता है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां से आप सीखोगे कि एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड रिजिड होता है। मैंने सिखाया था ना आपको कोवेलेंट बॉन्ड रिजिड होता है। तो मान लो आपके पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हाइड्रोजन के एटम्स को एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। तो जब ये एटम्स बहुत दूर दूर होंगे तो बताओ इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इनकी जो पोटेंशियल जो होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो। अब जैसे जैसे पास में आते जाएंगे तो सबसे पहले इनके बीच में कौन से फोर्सेस काम करेंगे, अट्रैक्टिव। कौन से फोर्स काम करते हैं, जब अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते रहेंगे तब तक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो ये और पास आएंगे, अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और पास आएंगे, अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। मान लो इस पॉइंट के बाद दोनों में रिपल्शन शुरू हो जाता है, तो रिपल्शन भी जस्ट शुरू हुआ है, डोमिनेट तो कौन कर रहा है, अट्रैक्शन। अब धीरे धीरे आप और पास लाओगे, रिपल्शन और बढ़ेगा, और पास लाओगे, रिपल्शन। एक फिक्स डिस्टेंस पर आने के बाद दोनों के बीच में अट्रैक्शंस और रिपल्शंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब वो उससे और ज्यादा पास भी नहीं आएंगे, दूर भी नहीं जाएंगे, बैलेंस हो गए फोर्स। अब आप जबरदस्ती उन्हें और पास लाओ तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास एक ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहां तक कोई इंटरेक्शन नहीं था, इसके बाद अट्रैक्शन शुरू हुआ तो अट्रैक्शन के सिस्टम की एनर्जी क्या होती गई, डिक्रीज हो गई। बताओ यहां पर क्या डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन। इस पूरे पॉइंट तक, इस पॉइंट पर अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो गए, बराबर, और इसके बाद क्या डोमिनेट करेगा, रिपल्शन। इसी वजह से क्या हो रहा है, इस पॉइंट का सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो वो पॉइंट जहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो चुका होगा, वो डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें ग्राफ से आपको आनी चाहिए। अगर आपको किसी ने डिस्टेंस लिखकर दे दी कि ये 150 पिकोमीटर है, इसका मतलब ये उस कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, और ये जो मिनिमा पॉइंट होता है यही बॉन्ड लेंथ को दिखाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर रुक जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन क्या हो चुके होंगे, बैलेंस। ये जब आकर रुकते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो किसके थ्रू बनता है, ओवरलैपिंग के थ्रू। किसके थ्रू बनता है, ओवरलैप। होता क्या है भाई, हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तभी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां मिल सकते हैं, इस तरह ये दूसरा हाइड्रोजन है,
इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। जब ये दोनों पास आके बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों के रीजन मिक्स हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? द मिक्सिंग और द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ टू ऑर्बिटल्स, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा, बताओ वो किसके थ्रू बनेगा? ओवरलैपिंग के थ्रू बनेगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो डेफिनेशन की जगह आप लिख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ओवरलैपिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ टू ऑर्बिटल्स, एक दूसरे का आपस में मिक्स होना। क्या आपको ऑर्बिटल्स की शेप पता है? बताओ एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। बताओ पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बल। डी ऑर्बिटल ये कैसा होता है? डबल डम्बल। और एफ ऑर्बिटल कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। एक और चीज ध्यान दें, पी ऑर्बिटल की दोनों लोब्स का साइन अपोजिट होता है। ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये होते हैं वेव फंक्शन का साइन। क्या होता है? जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। एक्चुअली डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वेव नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? किसी भी वेव के अगर हम वेव ड्रॉ करें तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है। तो ये वाला वेव फंक्शन के पॉजिटिव पार्ट को दिखा रहा है, ये वाला वेव फंक्शन के नेगेटिव पार्ट को दिखा रहा है, ये साइन नहीं है। तो पी ऑर्बिटल के अपोजिट लोब्स का साइन कैसा होता है? अपोजिट। डी ऑर्बिटल की अपोजिट लोब्स का साइन कैसा होता है? सेम। ये सब अपने काम में आएगा इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। क्या सबको पता है? पी एक्स ऑर्बिटल कौन सा होता है? जिसकी लोब्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करती हैं। तो ये होता है आपका पी एक्स ऑर्बिटल। तो ये एक्स एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन। इस प्लेन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कितने होते हैं? 0। सही है। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी। इनमें से ये जो 3 हैं इनको हम प्यार से बुलाते हैं T2G। ये होते हैं आपके नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। इनमें क्या होता है? जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। जैसे डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई में क्या होगा? लोब्स एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही होंगी, लाइक दिस, प्लस प्लस माइनस माइनस। डी वाई जेड में वाई जेड प्लेन में लाई कर रही होगी, डी एक्स जेड में एक्स जेड प्लेन में लाई कर रही होगी। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? जहां पर लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रही होगी। डी जेड स्क्वायर कैसा होता है? इसमें से एक रिंग बनती है। लोब्स मेनली कहां पर लाई करती हैं? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इनको हम प्यार से बुलाते हैं ईजी। एजी नहीं बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? ईजी। तो ये T2G और ये ईजी। ईजी के अंदर 2 ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इनकी लोब्स कहां लाई करती हैं? एक्सिस के अलॉन्ग। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल मैंने बता दिया है। जिन लोगों को नहीं पता हो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ूं? चलिए, अब सीखते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होगा? 2 तरह की मेनली आपके पास ओवरलैपिंग होती है। एक होती है एक्सियल और एक होती है साइडवेज। कौन सी होती है? देखें, ओवरलैपिंग की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक आपके पास होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर आप इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हो। दूसरी आपके पास होती है साइडवेज, या फिर आप इसे पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हो, या कभी कभी कोलैटरल भी बोल देते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा। और साइडवेज ओवरलैपिंग से हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाई। ठीक है।
s orbital always show axial overlapping। s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। तो अगर हम एक्सियल ओवरलैपिंग की एग्जांपल देखें तो जैसे एस ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगा, दो s ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप होंगे। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों का अलग अलग था वो दोनों के बीच में आ जाएगा, ऐसा ऑर्बिटल बनेगा। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर होगा, बीच में होगा। तो इस तरह के ऑर्बिटल को हम सिग्मा ऑर्बिटल या फिर इसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी तरह sp में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किससे मिल रहा होगा, p से। ठीक है, तो ये आपके पास sp ओवरलैपिंग हो गई, यहां से भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तीसरी आपके पास होती है pp एक्सियल। कौन सी होती है, pp एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको एक और टाइप ऑफ ओवरलैपिंग सिखाऊंगा। यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप, दो चीजें और होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, ध्यान देना। जैसे इसका प्लस और इसका प्लस कंबाइन होगा, या इसका माइनस और इसका माइनस कंबाइन होगा, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। सेम साइन ओवरलैप करेंगे तो पॉजिटिव ओवरलैप, अपोजिट साइन ओवरलैप करेंगे तो नेगेटिव ओवरलैप। तो हम जब MOT पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां नेगेटिव ओवरलैप काम में आएगा, यहां काम नहीं आएगा। तभी आप देखें PP एक्सियल में क्या होगा, एक p ऑर्बिटल, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस और माइनस, दूसरा p ऑर्बिटल, उसका प्लस और माइनस। तो देखो सेम साइन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यहां से क्या होगा, ये कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, देखते जाओ भूलते जाओ, ये तो सब याद रह जाता है आपको, ये डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉजिटिव ओवरलैप है, इसके थ्रू बॉन्ड बनेगा। तो देखो जो ऑर्बिटल बनेगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ जाएगा, इधर थोड़ा बहुत रह जाएगा और इधर थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो इससे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो पहली चीज, एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ये तीन बॉन्ड बन गए। पाई बॉन्ड अब आपके पास है ना। अभी तो हमने क्या, पहले मैं s और p की ओवरलैपिंग देख रहा हूँ, फिर मैं आपको d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग भी दिखाऊंगा, वो अलग से देख लेंगे। ठीक है, वैसे वो डायरेक्टली मेंस के सिलेबस में नहीं है, पर पूछ ले तो पूछ ले, इसलिए हम कवर कर लेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई में क्या होता है, जैसे आपके पास साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, PP साइडवेज। तो साइडवेज ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनकी लोब्स पैरेलल होनी चाहिए, या सब बोल दो उनकी एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ एक टर्म होता है INA। क्या होता है, INA को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस देखो, मान लो ये Z एक्सिस है, तो अगर ये Z एक्सिस है, यहाँ पे भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस है, कुछ नहीं दिया है तो हम Z मान के चलेंगे, NCERT में Z दी हुई है। समझ रहे हो मेरी बात को। क्या आप मुझे इन दोनों ऑर्बिटल्स के नाम बता सकते हो जो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, PX PY PZ में से कौन सा होगा, ये क्या होगा, PZ, और ये भी क्या होगा, PZ। तभी तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी जब लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही होगी। बोलो समझ में आ रहा है। कहाँ खो गए, सपनों में ना, आप उधर थे ना इधर थे, ना इधर थे, आप कहीं और थे, सपने देख रहे थे आप। किसके देख रहे हो, मतलब कौन से सपने देख रहे हो हैं, ध्यान दो यहाँ पे। आपका फोकस गया, आप गए, फिर आगे तक कुछ करेक्ट नहीं होने वाला है। जितनी देर बोल रहा हूँ यहाँ तो सुनना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से। यहाँ देखें, बताओ ये PX PY PZ में से कौन हो सकता है, ये PZ नहीं हो सकता, उसके अलावा ये PX PX भी हो सकता है और ये PY PY भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की जो लोब्स होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी। इस तरह से जब इनकी सेम साइन की लोब्स मिलेंगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और नीचे, तो यहाँ एक प्लेन बनता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन के नीचे है, लेकिन इस प्लेन में कुछ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये कौन सा प्लेन होता है आपका, नोडल प्लेन। कौन सा प्लेन होता है, तो पाई बॉन्ड जब बनता है तो उसमें नोडल प्लेन होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, किसी को डाउट है। सिग्मा में जो नोडल प्लेन होगा ना वो यहाँ होगा,
पर वो ऑर्बिटल का नोडल प्लेन होता है, मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कोई नोडल प्लेन नहीं होता, ठीक है ना। तो वो मैं आपको एमओटी में सिखाऊंगा आगे, अभी तो आप सिंपल बॉन्ड बनाना देखें। तो जब कभी एक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो हमेशा कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा, और जब कभी साइडवेज ओवरलैपिंग हुई तो हमेशा कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई। तो पहले तो हम सिग्मा और पाई की स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीख लेते हैं। याद तो आप लोगों को होगा, बताओ, सिग्मा की स्ट्रेंथ हमेशा पाई बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा। एक चीज कुछ भी हो जाए, सिग्मा की स्ट्रेंथ पाई से क्या होगी, आपने देखा होगा पाई बॉन्ड बिना सिग्मा के बने नहीं पाता है, पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद क्या बनता है, पाई बनता है। समझ पा रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपके पास सेम शेल के ऑर्बिटल हैं, सेम शेल मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो आप ध्यान रखना पीपी ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रांग होती है, फिर एसपी ओवरलैपिंग, और सबसे वीक कौन सी होती है, एसएस। इसका रीजन क्या है, हाँ, डायरेक्शनल नेचर ऑफ पी ऑर्बिटल। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, ये दोनों लोब्स एक ही डायरेक्शन में है, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों डायरेक्शन में है, तो जब मर्ज होंगी तो जो सेम डायरेक्शन में वो ज़्यादा अच्छे से मर्ज होंगी, और जो अलग अलग डायरेक्शन में है उनको मर्ज होने में टाइम क्या लगेगा, होंगी नहीं ना, चारों तरफ फैली हुई है। तो दो अगर आप स्फीयर को कंबाइन करो तो उनका सिर्फ ये मान लो 1/4 या 3 हाफ पार्ट मैक्सिमम आप मर्ज करवा सकते हो, बाकी का हाफ पार्ट तो मिक्स कर ही नहीं सकते। लेकिन इस लोब का तो ये पूरी लोब्स आपस में क्या हो सकती है। मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक टेबल है, एक टेबल पे एक नाइफ गिराओ लोहे का और एक लोहे की बॉल गिराओ, बताओ टेबल में कौन धसेगा, क्यों, कि नाइफ डायरेक्शनल है, नाइफ डायरेक्शनल है, बॉल नॉन डायरेक्शनल है, सिमेट्रिकल है चारों डायरेक्शन में। तो इसकी जो स्टील का जो मटेरियल है वो एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड है, इसलिए वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। तो सेम चीज है, ये आप ध्यान रखना। पीपी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल पीपी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, फिर एसपी, और सबसे वीक कौन सी होती है, एसएस। समझ पा रहे हैं। उसके अलावा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की साइज पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल पे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2s 2s, 3s 3s एंड 4s 4s, बताओ किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो ऑर्बिटल का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी, कम। सबसे इफेक्टिव कौन सी होगी, 2s 2s, फिर 3s 3s, फिर 4s 4s। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 2s 2p, 2s 3p एंड 2s 4p, बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इन ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, ओवरलैपिंग की टेंडेंसी कम होती जाएगी, और बॉन्ड क्या होगा आपका उतना ही वीक होता जाएगा। कर सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा, फिर कौन होता है, पाई। बोलो यहाँ तक समझ में आता है। चलिए, अगर आप मुझे 5 मिनट और दे तो अब मैं आपको डी ऑर्बिटल और दिखा देता हूँ। ये तो हो गया ना। तो एक बार डी ऑर्बिटल की और देख लो, फिर बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार मैं आपको ओवरलैपिंग सिखा दूं तो उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों से आसानी से डील कर पाएंगे। इसमें किसी को डाउट है, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, है ना। चलिए, डी ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो डी ऑर्बिटल्स 3 तरह के बॉन्ड बना सकते हैं, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। कौन कौन से बना सकते हैं, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। तो जरा ध्यान से देखें। पहले मैं बात कर रहा हूं T2G ऑर्बिटल्स की। बताओ T2G ऑर्बिटल्स में कौन कौन होते हैं, DXY, DYZ एंड DZX। मैं बताऊं इससे अच्छा आप खुद ऑब्जर्व करें कि कौन कौन से बॉन्ड बना सकते हैं। तो मान लो आपके पास 2 DXY ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और मैंने उनको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा। कौन से एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो DXY ऑर्बिटल में क्या होगा, मतलब मान लो, एक सेकंड रुक जाओ, आप ऐसे नहीं करते हैं। चलो ठीक है, INA मैंने एक्स एक्सिस ली है, समझना मेरी बात, है ना। Z की जगह मैंने किसको ले लिया, INA एक्स एक्सिस को। तो अब DX, ये एक्स है तो मान लो ये Y एक्सिस है। बताओ DXY क्या होगा, जिसकी लोब्स X और Y एक्सिस के बीच में लाई कर रही। तो ये प्लस, ये माइनस, सही है।
ये भी dxy होगा तो इसकी लूप्स भी ऐसे लाई कर रही होंगी, तो प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस। अब जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो बताओ ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी या फिर एक्सियल? एक्सियल तो हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि लोब्स एक्सिस के अलोंग लाए, तो ये कौन सी होती है? साइडवेज। यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ओवरलैप है, इसके थ्रू कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। अच्छा, जब एक्स की जगह वाई लिख देता तो क्या होता? ये वाई हो जाता और ये एक्स हो जाता, तब भी कौन सा बॉन्ड बनता? पाई। इसका मतलब डी एक्स वाई एक्स और वाई के अलोंग है ना। इधर लेता हूं एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जेड, तो डी एक्स वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। वाई के अलोंग कौन सा बनाएगा? पाई। चलो जेड के अलोंग देखते हैं, है ना, जेड। अच्छा, मान लो ये आपकी जेड एक्सिस है, तो ये जेड है, तो ये कहीं एक्स एक्सिस होगी और ये कहीं वाई एक्सिस होगी। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करेगा वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगा, ये जेड तो इसके ऊपर से पास हो रही होगी। ऐसे ही एक और बनाओ, ये एक्स ये वाई, तो देखो जब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगे, तो ये वाली लोब इस वाली लोब से, ये पीछे वाली लोब पीछे वाली लोब से, ये वाली लोब इस वाली लोब से, और ये फ्रंट वाली लोब फ्रंट वाली लोब से। बताओ क्या चारों लोब ओवरलैप हो रही होंगी? ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है? बताओ जेड एक्सिस के अलोंग ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डेल्टा। अब बन गई ट्रिक, कौन सी? अगर आपके पास नॉन एक्सियल है तो पहली चीज तो ये सिर्फ कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं? ओनली पाई एंड डेल्टा, एक चीज। दूसरा डी एक्स वाई, तो जो उस ऑर्बिटल में जो दो एक्सिस हैं उसके अलोंग तो पाई बनाएगा, और जो नहीं है उसके अलोंग क्या बनाएगा? डेल्टा। डी एक्स वाई एक्स और वाई के अलोंग क्या बनाएगा? और जेड के अलोंग? तो बताओ डी वाई जेड, एक्स के अलोंग क्या बनाएगा? डेल्टा पाई पाई। डी एक्स जेड पाई डेल्टा। समझ गए? बात खत्म। याद इन रखना, छोटी सी ट्रिक है, पर आपको समझना डेल्टा बॉन्ड किसको बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, एक साथ ही खींच लेना, फोटो भी खींच रहे हो तो दूसरा भी तो लिख दूं। फिर आता है एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये सिग्मा फॉर्म नहीं कर सकते। फिर बचे आपके पास ईजी ऑर्बिटल्स। बताओ ईजी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी, देखो डी जेड स्क्वायर तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बना सकता है, ये तो डेल्टा भी नहीं बना सकता। क्या बना सकता है? सिग्मा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देख लेते हैं, तो देखें आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है आपके पास, तो ये एक्स और ये वाई, प्लस प्लस माइनस माइनस। एक और डी एक्स वाई बना लो, प्लस प्लस माइनस। बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग आए तो क्या बनाएंगे? सिग्मा। वाई के अलोंग आए तो भी सिग्मा। पाई तो बना नहीं सकता, एक्सियल ऑर्बिटल है। अभी एक्स है ना, अभी आई ने क्या है? एक्स एक्सिस। मान लो आई ने वाई एक्सिस है, ये एक्स हो गया, और ऐसे आएगा तो ये लोग पहले ही मैच कर जाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप आई ने देखो, अगर आई ने एक्स एक्सिस है तो सिग्मा, आई ने वाई एक्सिस तो सिग्मा। बताओ जेड है तो देखो जब जेड होगी आई ने, मान लो ये जेड है, थोड़ा सा देखना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये वाली इससे, ये वाली इससे, ये वाली इससे। बताओ कौन सा बॉन्ड बन गया? समझ पा रहे हैं? बताओ डेल्टा में कितनी लोब्स ओवरलैप कर रही हैं? 4, ठीक है, और पाई में 2।
सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है इनमें से? सिग्मा, सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा, फिर डेल्टा, और फिर कौन होता है? पाई। ठीक है, तो ये थी आपके पास कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड, पाई मोल, डेल्टा बॉन्ड क्या होते हैं, इनमें थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास करवा दूंगा, बट अभी आपको ओवरलैपिंग का बेसिक आइडिया होना चाहिए, कौन सी ओवरलैपिंग से किस तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कर लेंगे, चलिए तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।